नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार बिहार, पश्चिम बंगाल और असम को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध। घुसपैठियों का बचाव करने के लिए विपक्षी गठबंधन की आलोचना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी बल के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा आज रात 12 बजे तक बढ़ाई गई। अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों ने पिछले सप्ताह दोहा में हमास नेताओं पर घातक हमले के बाद इजरायल के साथ संबंधों की समीक्षा का आह्वान किया। और एशिया कप 2020 क्रिकेट में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट से और संयुक्त अरब अमीरात ने ओमान को 42 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार बिहार, पश्चिम बंगाल और असम को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वे कल बिहार के पूर्णिया जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अवैध घुसपैठियों के कारण सीमांचल और पूर्वी क्षेत्र में जनसांख्यिकी बदलाव के बड़े संकट का उल्लेख किया। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। ये मोदी की गारंटी है। श्री मोदी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों का बचाव करने के प्रयास के लिए विपक्षी गठबंधन की आलोचना की। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा। घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। घुसपैठियों पर कार्यवाही भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल बिहार में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें नवनिर्मित पूर्णिया हवाई अड्डा, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, भागलपुर में 2,400 मेगावाट की ताप बिजली परियोजना, कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना का पहला चरण, विभिन्न रेल परियोजनाएं तथा नई वंदे भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करना शामिल है। हाल ही में घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली और छठ पूजा सहित विभिन्न त्योहारों को देखते हुए दैनिक उपयोग की अधिकांश चीजों पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं। महिलाओं को विशेष रूप से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी में कटौती से रसोई के खर्चों में कमी आएगी। घी और विभिन्न खाद्य पदार्थ तथा टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी। त्योहारों में नए कपड़े और जूते खरीदना भी आसान हो जाएगा क्योंकि इनके दाम भी कम होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई सरकार सही अर्थों में गरीबों की चिंता करती है तो ऐसे ही प्रभावी उपाय लागू किए जाते हैं। इस महीने 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने आम लोगों की जीवन सुगमता के लिए कई क्षेत्रों में कर की कटौती की थी। आज हम एक नजर कृषि क्षेत्र में जीएसटी सुधारों पर डालते हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में जीएसटी करों में उल्लेखनीय कमी करके किसानों को बड़ी राहत दी है। 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर जीएसटी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टायर, ट्यूब और हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कल पुर्जों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है, जो पहले 18% थी। खेती में इस्तेमाल होने वाले विशिष्ट जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और पानी छिड़काव प्रणाली के साथ ही फसल कटाई और अनाज की छटाई में उपयोग होने वाली विभिन्न कृषि मशीनों पर भी जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी के नए ढांचे में श्रम प्रधान उद्योगों को मजबूत समर्थन दिया गया है, जिसका किसानों और कृषि क्षेत्र को लाभ होगा। Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions. जीएसटी में हुए इन बदलावों से खेती की लागत कम होगी, जिससे सीधे तौर पर छोटे और मझोले किसानों को फायदा होगा और देश का कृषि क्षेत्र और अधिक विकसित होगा। ये नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू की जाएगी। शिवांग के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक रोधी बल प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मादक पदार्थ मुक्त भारत की प्रतिबद्धता को बल देने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्य योजना तय करने का रणनीतिक मंच बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित सम्मेलन की विषय वस्तु है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। मोदी सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सभी संबंधित हितधारकों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों की व्यापक समीक्षा, विश्लेषण और भविष्य के रोड मैप पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान 8 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें ड्रग्स फ्री इंडिया 2047, जांच और परीक्षणों में प्रभावशीलता में सुधार और नेटवर्क लिंकेज को खत्म करना शामिल है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के अलावा अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2024 जारी करेंगे और एक ऑनलाइन ड्रग्स निपटान अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। दीपेंद्र कुमार के साथ रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब रिटर्न आज रात 12 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। आयकर विभाग ने कल देर रात सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि मूल रूप से 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। आयकर विभाग ने बताया है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए 7 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से अभिप्रेरित होकर सरकार प्रगति तथा परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यों का उल्लेख किया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम कर रही है, बल्कि हरित रोजगार भी पैदा कर रही है। ऊर्जा की पहुंच में सुधार हो रहा है और एक वैश्विक जलवायु नेतृत्व के रूप में भारत की भूमिका मजबूत हो रही है। पिछले महीने गुजरात के हंसलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान हरित गतिशीलता योजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के भविष्य को आकार देंगे। ये हमारा फ्यूचर है। ऐसे ही प्रयासों से भारत तेजी के साथ क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी का एक रिलायबल सेंटर बनेगा। मार्च 2014 से जून 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 226.8 गीगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा उत्पादन 1,08,000 गीगावाट प्रति घंटे से भी ज्यादा हो गया है, जिससे भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। अपना अनुभव साझा करते हुए वाराणसी उत्तर प्रदेश के श्री आशियानशी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नागरिकों के लिए अपनी छतों पर बिजली पैदा करने और ग्रिड को अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई करने का रास्ता खोल रही है। फायदे तो इसे है कि बिजली की हमारी बचत हुई। जितने लोग हमसे मिलते हैं, हमारे मित्र यार या कॉलोनी के, मैं सबसे कहता हूँ कि लगाइए, बहुत अच्छी चीज है। कई लोग लगाए भी। हर नए सौर पैनल की स्थापना और हर कार्यशील पवन टरबाइन के साथ भारत एक स्वच्छ और हरित कल की ओर अपने परिवर्तन का एक शक्तिशाली अध्याय लिख रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल। कर्मचारी चयन आयोग ने बड़े पैमाने पर संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2025 रद्द किए जाने की सोशल मीडिया में आ रही खबरों पर स्पष्टीकरण दिया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि भर्ती परीक्षा पूरे देश में सभी केंद्रों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। आयोग ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रहेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आज से नई दिल्ली में अपने संवेद सभागार में कला प्रदर्शनी मन की बात आयोजित कर रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात से प्रेरित प्रख्यात कलाकार मंजीत सिंह की चित्र श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। ये प्रदर्शनी आम लोगों के लिए कल से 22 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुली रहेगी। केरल के पथनमथिट्टा जिले में सबरीमाला पहाड़ी पर स्थित भगवान अयप्पा मंदिर आज शाम से मासिक पूजा अर्चना के लिए खुल रहा है। 5 दिन की मासिक पूजा कल तड़के आरंभ होगी और 21 सितंबर को मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। इस बीच त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड अपने प्लैटिनम जुबली समारोह के अंतर्गत 20 सितंबर को विश्व अयप्पा संगमम आयोजित करेगा।
अरब और मुस्लिम नेताओं ने कतर की राजधानी दोहा में कल आपात बैठक के बाद इजरायल के साथ संबंधों की समीक्षा की बात कही है। पिछले सप्ताह दोहा में हमास नेताओं पर भीषण हमले के बाद मुस्लिम जगत के नेताओं के बीच ये बैठक हुई। कतर ने गजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर बातचीत के लिए हमास नेताओं को दोहा आमंत्रित किया था। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल कतर पर फिर हमला नहीं करेगा। यरूशलेम में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में श्री नेतन्याहू के हमले रोकने पर कोई स्पष्ट वादा न करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान दिया है। एशिया कप क्रिकेट में आज ग्रुप बी में बांग्लादेश का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मैच अबुधाबी में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल दुबई में ग्रुप बी में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट से हराया। 150 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने 19वें ओवर में 6 विकेट पर 153 रन बनाए थे। श्रीलंका के लिए पथुम निसांका ने 48 गेंद में 68 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। एक अन्य मुकाबले में अबुधाबी में कल ग्रुप ए के मैच में मेजबान संयुक्त अरब अमारात ने ओमान पर 42 रन से जीत दर्ज की। उसने 20 ओवर में 5 विकेट पर 172 रन बनाए थे। जवाब में ओमान की टीम 19वें ओवर में 130 रन पर सिमट गई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामोहलाम आंध्र प्रदेश में तिरुपति में कार्यक्रमों के बाद कल नई दिल्ली पहुंचे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और नया संसद भवन देखने जाएंगे। श्री रामोहलाम भारत की 8 दिन की यात्रा पर हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, बिहार और पश्चिम बंगाल में आज अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड और ओडिशा में आज गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज। धन्यवाद निखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को कई अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। दैनिक ट्रिब्यून ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, राजद कांग्रेस के कुशासन में बिहार ने बहुत कष्ट झेला है। वहीं देशबंधु के शब्द हैं, मोदी बोले भारत में देश का कानून चलेगा, घुसपैठियों का नहीं। राष्ट्रीय सहारा और अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी को सुर्खी बनाया है, पूरे देश में नहीं रोका जा सकता SIR को, बिहार का फैसला पूरे देश पर लागू होगा। जनसत्ता के अनुसार अब दिल्ली में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारी। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, राष्ट्रीय सहारा और दैनिक ट्रिब्यून ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, पूरे कानून पर रोक से इनकार। वीर अर्जुन, हरिभूमि और राजस्थान पत्रिका की खबर है, अमेरिका के साथ आज होगी ट्रेड डील पर चर्चा, निकलेगी सुलह की राह। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार देश में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% पर आई। दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान की खबर है, 26 अक्टूबर से फिर खुलेगा राजधानी दिल्ली का टर्मिनल 2, अपना सामान खुद चेक इन कर सकेंगे यात्री। अमर उजाला के खेल पन्ने की सुर्खी है, मध्य क्षेत्र 11 साल बाद दक्षिण क्षेत्र को हराकर बना दलीप ट्रॉफी चैंपियन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार बिहार, पश्चिम बंगाल और असम को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध। घुसपैठियों का बचाव करने के लिए विपक्षी गठबंधन की आलोचना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी बल के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा आज रात 12 बजे तक बढ़ाई गई। अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों ने पिछले सप्ताह दोहा में हमास नेताओं पर घातक हमले के बाद इजरायल के साथ संबंधों की समीक्षा का आह्वान किया। और एशिया कप 2020 क्रिकेट में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट से और संयुक्त अरब अमारात ने ओमान को 42 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।